नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.1 के बारे में। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से किन स्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहले तो हम देखते हैं एपी क्या होती है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसको एपी कहते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, इसका हम कैसे पता करते हैं। जैसे हमारे पास एक श्रेणी बनी हुई है जिसका पद है 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से चलता जा रहा है। अब इसके अंदर जो ये होता है 2, ये होता है पहला पद, और पहले पद जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं, ए से। ए का मतलब होता है पहला पद यानी प्रथम पद। उसके बाद में जहाँ तक ये जा रही है उसे लिख देते हैं ए एन से। ए एन का मतलब हो गया अंतिम पद। अब अंतिम पद कौन सा है पता नहीं। ये पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4 और अगर 100 पद हैं तो A100। इस तरह से ये क्या होती है, समांतर श्रेणी। अब ये जो श्रेणी है, अभी इसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, ये श्रेणी जो है क्या ये समांतर है, इसका पता कैसे करते हैं। तो आगे वाले पद में से इस पद को घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। यानी हम A2 में से क्या घटाएंगे, A1। अब A2 क्या है 4, कितने घटाएंगे 2, तो कितना आ गया 2। फिर A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 कितना है 6 माइनस 4 बराबर 2। फिर A4 में से A3 को घटाएंगे तो A4 माइनस A3 तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 बराबर 2। तो हमारे को जो अंतर प्राप्त हो रहा है वो समान है। तो अगर समान अंतर प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं सार्वय अंतर, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसे हम किससे लिखते हैं, डी से। तो डी का मतलब हो जाएगा सार्वय अंतर। तो समान अगर अंतर प्राप्त हो रहा है इसका मतलब तो ये एपी है, और अगर अंतर समान प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब वो एपी नहीं है। यहाँ पर एन जो होता है वो कौन सा पद, यानी कौन सा पद है उस पद का नंबर होता है। यानी कि 10वां पद है, 11वां पद है, 12वां पद है, 13वां पद है, तो एन दर्शाता अपने पद को। जैसे ये है A1 यानी पहला पद, ये है A2 यानी दूसरा पद, ये है A3 यानी तीसरा पद, ये A4 यानी चौथा पद, ये A5 यानी पांचवा पद, और ये AN यानी कितने भी पद हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100 पद हैं तो ये AN का मतलब हो जाएगा A100। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं पहली स्थिति क्या है। पहली स्थिति में पूछ रहा है प्रत्येक किमी के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी प्रत्येक किलोमीटर बाद में टैक्सी के किराया है उसकी हमारे को क्या बनानी है, एपी। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितने रुपए ले रहा है 15, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये है। तो इसके लिए हमारे को किराए की क्या बनानी है, श्रेणी बनानी है, और फिर उसकी जांच करनी है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब हम इसको कैसे करते हैं। माना टैक्सी का 90 किलोमीटर का किराया AN है। 90 किलोमीटर का किराया मतलब 1 किलोमीटर का किराया A1, 2 किलोमीटर का किराया A2, 3 किलोमीटर का किराया A3, 4 किलोमीटर का किराया A4। तो A1 यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये। A2 यानी कि 2 किलोमीटर का किराया, तो A1 में 8 रुपये, क्योंकि 1 किलोमीटर के तो कितने ले रहा है 15 रुपये। फिर प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है 8 रुपये, तो 1 किलोमीटर में 8 रुपये और जोड़ दिए तो कितना हो गया 23 रुपये। फिर A3 यानी 3 किलोमीटर का किराया, तो इसमें कितने जुड़ जाएंगे 8, तो कितना आ जाएगा 31 रुपये। फिर A4 यानी 4 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 39 रुपये। तो इस प्रकार हमारे को जो श्रेणी प्राप्त होती है वो होती है 15, 23, 31, 39, और ये श्रेणी ऐसे ही चलती जाती हैं। तो क्रमागत पदों का जब हम अंतर निकालते हैं तो A2 में से जब A1 को घटाया तो कितना आ गया 8, फिर A3 में से A2 को घटाया तो कितना आ गया 8, फिर A4 में से A3 को घटाया तो कितना आ गया 8। तो हमारे को सबका जो अंतर है वो समान अंतर प्राप्त हो रहा है। तो समान अंतर प्राप्त हो रहा है इसका मतलब क्या है, सार्वंतर, और सार्वंतर कितना है 8 है। तो सार्वंतर प्राप्त हो रहा है इसका मतलब प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो ये थी हमारी पहली स्थिति। अब हमारे पास में दूसरी स्थिति है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा
यानी हवा की मात्रा की श्रेणी बनानी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। यानी एक सिलेंडर है, उसमें हवा भरी हुई है और उसके एक पंपर लगा हुआ है जो उसमें से क्या निकाल रहा है, हवा निकालता है। जब पहली बार वो हवा निकालेगा तो जितनी हवा है उसकी 1/4 भाग को बाहर निकाल देता है। फिर जब वो दूसरी बार हवा निकालेगा तो जितनी उस सिलेंडर में बची हुई है उसका 1/4 भाग निकाल देता है। फिर तीसरी बार जब हवा निकालेगा तो फिर जो अंदर बची है सिलेंडर के उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। तो इसकी जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा को AN से व्यक्त किया जाता है। यानी सिलेंडर में जो हवा बच रही है उसको AN से व्यक्त करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में जो हवा है वो तो पहले नंबर पे यानी A1, फिर एक बार हवा निकालने के बाद में कितनी आ जाएगी, A2, फिर वापस हवा निकालने के बाद में कितनी आ जाएगी, A3। तो सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जो हवा बच रही है उसको किससे व्यक्त करेंगे, A से। ठीक है, फिर क्या है, फिर हम मानते हैं कि सिलेंडर में जो वर्तमान में हवा भरी हुई है उसको हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यानी स्टार्टिंग में सिलेंडर में जो हवा भरी है वो कितनी है, x है। तो A1 का मान तो कितना आ जाएगा, x। अब हवा जो निकलेगी वो x का 1/4 भाग निकलेगी। तो A2 पे कितनी हवा बचेगी, तो x में से x का 1/4 घटा देंगे, x में से x का 1/4 घटा देंगे। तो x का 1/4 कितना हो जाएगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x/4। तो x में से x/4 घटाएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अपन क्या मानते हैं, 1। तो एलसीएम कितना आ गया, 4। तो इसको 1 है तो 4 से गुणा किया तो इसको 4 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 4x माइनस 4 एकम 4 तो x एकम x। तो 4x माइनस x/4। तो 4x में से 1x को घटाए तो कितना बचा, 3x। तो 3x/4 यानी एक बार हवा निकालने के बाद में कितनी हवा बचेगी, 3x/4। तो A2 का मान कितना आ गया, 3x/4। अब क्या होगा कि जो हवा बची है दोबारा अब पंप से जो हवा निकालेंगे तो इसका 1/4 निकलेगा, इसका 1/4 निकलेगा। तो A3 क्या जाएगा, 3x/4 जो A2 वाली इसमें बची हुई है, फिर इसका 3/4 यानी 3x/4 गुणा 1/4 भाग इसका निकलेगा, इसलिए माइनस कर देंगे इसको। तो 3x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x, और 4 को 4 से करेंगे तो 16। तो 3x/4 में से 3x/16 हम घटाएंगे। एलसीएम 4 का और 16 का एलसीएम कितना आता है, 16। तो 4 को कितने से गुणा किया तब 16 आया, 4 से। तो 3 को भी कितने से करेंगे, 4 से, तो आ जाएगा 12x माइनस 16 को कितने से गुणा किया कि 16 आया, 1 से। तो 3x को भी कितने से करेंगे, 1 से, तो आ जाएगा 3x। तो 12x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचा, 9x/16। अब हमारे पास में A1, A2 और A3, तो हम क्रमागत पदों का क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 कितना है, 3x/4। तो 3x/4 में से, वैसे एक बार हम इस श्रेणी को लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमें जो श्रेणी प्राप्त हो रही है वो कैसी प्राप्त हो रही है, x, फिर दूसरे नंबर पे 3x/4, फिर तीसरे नंबर पे 9x/16। इस तरह से श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सा है, A1, ये कौन सा है, A2, ये कौन सा है, A3। तो A2 में से A1 घटाएंगे यानी 3x/4 में से x को घटाएंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 4। इधर 4 ही है तो आ जाएगा 3x। इसको कितने से गुणा किया, 4 से, तो इसको 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4x। 3x में से 4x घटाए तो क्या जाएगा, माइनस के x/4। फिर दूसरे पदों को निकालते हैं। तो A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 9x/16। देखो A3 का मान कितना है, 9x/16। तो 9x/16 में से दूसरे वाला पद यानी 3x/4 को घटाएंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। 16 आ जाएगा। तो 16 को कितने से गुणा किया, 16 आया, 1 से, तो इसको भी 1 से करेंगे तो 9x। फिर 4 को 4 से गुणा किया तब 16 है, तो इसको भी 4 से करेंगे तो कितना जाएगा, 12x। अब 9x में 9x प्लस का छोटा है और माइनस का बड़ा है, तो माइनस 3x। 9x में से 12x घटाए तो कितना बचा, माइनस के 3x बट्टे में 16। अब देखो ये क्या दोनों समान है, नहीं है। इसका मतलब जो अंतर प्राप्त हो रहा है वो समान नहीं है। इसका मतलब हमारे को ये हल करने पर जो श्रेणी प्राप्त हो रही है वो समांतर श्रेणी नहीं है। ये थी हमारी दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति हमारे को दे रखी है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। यानी प्रत्येक मीटर के बाद में कुआं खोदने में जो लागत आ रही है उसकी हमारे को समांतर श्रेणी बनानी है।
जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी 50 रुपये बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, माना कुआं खोदने के 91 मीटर की लागत को AN से व्यक्त करते हैं। 91 मीटर यानी अगर 1 मीटर है तो A1, 2 मीटर है तो A2, 3 मीटर है तो A3। अब हम करते हैं इसको हल। अतः A1 बराबर कितना हो जाएगा 150, यानी 1 मीटर कुआं खोदा तो 150 रुपये। फिर A2, तो A2 यानी 2 मीटर के लिए 150 में कितने जोड़ देंगे, हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ रहे हैं, तो A2 यानी 150 में 50 जोड़ दिए तो कितने हो गए 200। फिर 3 मीटर कुआं खोदने पर 3 मीटर कुआं खोदेंगे तो 200 में 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250। फिर A4 यानी 4 मीटर कुआं खोदने के लिए तो 250 में 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो इस तरह से हमारे को ये श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो जो श्रेणी प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है 150, 200, 250 और 300। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम क्रमागत पदों का क्या निकालेंगे अंतर। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो 200 में से 150 घटाए तो कितना आ गया 50। फिर A3 में से A2 घटाए तो कितना आ गया 50। फिर A4 में से A3 को घटाए तो कितना आ गया 50। तो समान अंतर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है सार्वंतर है जो कितना है 50 है। अतः प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। ये था हमारी समस्या नंबर 3। 4 नंबर स्थिति हमारे को दी है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जब मूलधन के अंदर हम ब्याज को भी जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है मिश्र धन। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कराई जाती है। तो 10,000 रुपये बैंक में रखे हैं, 8% वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है और ब्याज कौन सा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर भी क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो जो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है उसकी श्रेणी बनाएंगे और फिर चेक करेंगे वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, माना 91 वर्ष का मिश्र धन AN से व्यक्त किया जाता है, यानी 1 वर्ष का तो A1, 2 वर्ष का तो A2, 3 वर्ष का तो A3। तो 91 वर्ष का मिश्र धन को अपन किससे व्यक्त करेंगे AN से व्यक्त कर देते हैं। तो A1 यानी कि अभी हमारे पास बैंक में जो पैसे हैं वो कितने हैं 10,000 रुपये। A2 यानी कि अगले साल 1 साल बाद हमारे को कितने 8% की दर से 1 साल के लिए कितना पैसा ब्याज मिल रहा है। तो मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज कैसे निकालते हैं मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 8 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया 800। तो 10,000 में कितने जोड़ेंगे 800 तो आ जाएगा 10,800। तो A2 यानी हमारे पास A2 का मान कितना प्राप्त हो गया 10,800। अब A3 यानी तीसरे वर्ष के बाद में तो 10,800 2 वर्षों में कितना हो गया 1 वर्ष बाद में कितना हो गया 10,800। तो 10,800 के ऊपर अब ब्याज मिला क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है। तो 10,800 गुणा 8 गुणा 1 यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 108 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 864। तो 10,800 मूलधन था और इसमें ब्याज जोड़ दिया तो कितना आ गया 11,664 रुपये। तो ये प्राप्त जो श्रेणी हो रही है वो क्या है 10,000। फिर 1 साल बाद में कितने हो गए 10,800। फिर 1 साल बाद में कितने हो गए 11,664 रुपये। तो ये चक्रवर्ती ब्याज की अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहे हैं। तो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। तो A2 में से A1 निकालेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 800। फिर A3 में से A2 यानी 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो 864 प्राप्त हो रहा है। तो क्या ये अंतर समान है, ये अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D निम्न है। यानी हमारे को प्रथम पद दे रखा है और सार्वअंतर भी दे रखा है। हमारे को इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं कि समांतर श्रेणी जो बनती है वो किस रूप में बनती है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है ना वो क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसके व्यापक रूप का जो फॉर्मूला है वो होता है AN बराबर A प्लस N-1
डी। इस रूप में ये हमारे समांतर श्रेणी होती है। एन का मतलब है कि जिस पद को हम निकालना चाहते हैं वो पद, जैसे हमारे को पहला पद निकालना है तो हम एन की जगह क्या लिखेंगे, 1 बराबर ए प्लस कौन सा पद निकालना है, पहला, तो एन की जगह ए की लिखेंगे, यानी जिस पद को निकालना वो एन है, -1 और डी। तो 1 ए प्लस 1 में से 1 घटाए तो क्या हो गया 0, और 0 को फिर किससे गुणा किया, डी से, तो डी भी क्या हो गया 0, यानी A1 का मान मतलब होता है A, और A क्या होता है अपना प्रथम पद। ठीक है, अगर A2 होता तो क्या होता, A प्लस एन की जगह अपने कौन सा पद निकालना, दूसरा, तो एन की जगह क्या लिख देंगे 2 - 1 डी। ठीक है, तो क्या जाएगा A प्लस 2 में से 1 घटाए तो कितना बचा 1 और डी, तो क्या जाएगा A प्लस डी को 1 से गुणा करेंगे तो डी। अगर A3 निकालना है तो A प्लस एन का मान कितना है इस बार 3 - 1 डी, तो क्या हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 घटाए तो कितना आ गया 2 और डी, यानी A प्लस 2D। अगर चौथा पद निकालना है तो A प्लस 4 - 1 डी बराबर A प्लस 3D। तो हम अगर देखते हैं तो पद हमारे कैसे प्राप्त हुए, A के बाद में A प्लस डी, फिर A प्लस 2D प्लस इसके बाद में A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। और ध्यान रहे इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 सूत्र काम में आएंगे पूरी प्रश्नावली में, अगर उनको समझ लिया तो ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट है। एक सूत्र तो इनमें से यही है, और एक आएगा क्रमागत पदों का योग, वो आगे आएगा। एक सूत्र तो यही है, इसी को घुमा फिरा करके देगा। अगर आपको इसको अच्छे से समझ लिया तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब आपने यह क्या देखा कि जब 1 है तो डी है ही नहीं, जब 2 है तो डी कितना है 1, जब 3 है तो डी कितनी बार आ गया 2 बार, 4 है तो 3 बार, 5 है तो 4 बार, यानी 1 बार कम आ रहा है डी। हम डायरेक्ट इसी से अपनी क्या ये समांतर श्रेणी बनाएंगे। कैसे निकले, इस फॉर्मूले से निकले। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो इसको, अब हम इसमें लिख देते हैं, इस पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं हम अभी। प्रश्नानुसार 1 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। प्रश्नानुसार A बराबर 10 और D बराबर 10। तो पहला पद यानी A1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर, और A के बराबर हमारे को कितना मान दे रखा है 10, यानी पहला पद तो आ गया अपना 10। अब क्या निकालेंगे A2 क्या बताया था, A प्लस D, A का मान कितना है 10 प्लस D का मान कितना है 10, कितना हो गया 20। A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, अभी अपने बनाया था, तो क्या हो जाएगा A का मान कितना है 10 प्लस 2 और D का मान भी कितना है 10 बराबर 10 को 2 से गुणा किया तो 20, 20 में 10 जोड़े तो 30। A4 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस, अब 4 बराबर है तो D कितने आएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 10 A का मान और 3 और D का मान कितना 10, 10 को 3 से करेंगे तो 30 प्लस 10 कितने हो गए 40। तो हमारे को जो AP प्राप्त हो रही है, प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो AP जो प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है 10, 20, 30 और 40। ये है हमारी AP के प्रथम 4 पद। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं हमें दूसरा। दूसरे में क्या दे रखा है, देखो इसको। दूसरे में A के बराबर तो दे रखा है -2, D के बराबर दे रखा है 0। अगर हमारे को निकालना है A1 किसके बराबर होता है A के बराबर, और
ए का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2, तो A1 तो आ गया माइनस का 2। फिर A2 कितना होता है, A प्लस D, A का मान कितना है, माइनस के 2 प्लस D का मान कितना दे रखा है, 0, तो आ गया माइनस के 2। फिर A3 में A का मान कितना है, A प्लस 2D, यही आपका ग्रुप होता है इसका। A का मान कितना है, -2 प्लस D का मान कितना है, +2 और D का मान कितना है, 0। 0 को 2 से गुणा किया तो क्या हो गया, 0, तो बचा क्या, माइनस का 2। फिर A4, तो A प्लस 3D, देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, इस तरह से क्रम चलेगा। A का मान -2 प्लस 3D का मान कितना है, 0, बराबर 0 को 3 से गुणा किया तो 0, क्या बचा, -2। तो 4 पद हमने निकाल लिए, तो हमारी AP क्या हो जाएगी, AP बराबर -2 -2 और -2। ये है हमारी AP के प्रथम 4 पद। ये था हमारा दूसरा। अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरे में क्या है, अभी तीसरा देखेंगे। तीसरे वाले में क्या दे रखा है, A बराबर 4, D बराबर -3। तो A1 किसके बराबर होता है, A के बराबर, जिसका मान कितना दे रखा है, 4। A2 क्या होता है, A प्लस D, A का मान कितना है, 4 प्लस D का मान कितना दे रखा है, -3। तो 4 प्लस और माइनस क्या जाएगा, -3 बराबर 1। इसके बाद में A3 का क्या होता है, A प्लस 2D, A का मान कितना है, 4 प्लस 2 और D का मान कितना है, -3 बराबर 4। ये प्लस का है 2 और माइनस का 3, तो प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या आएगा, -3 दूनी 6। तो क्या 4 में से 6 घटाएं, यानी कि बड़ा पूर्णांक कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का ये 4 है और ये 6 है, तो क्या आ जाएगा, -2। फिर A4 में A प्लस 3D, A का मान कितना दे रखा है, 4 प्लस 3 और D का मान -3, तो बराबर A यानी 4, 3 को 3 से करेंगे, प्लस का 3 और माइनस का 3, तो क्या आएगा, -9, -9 और प्लस के 4, तो कितना आया, -5। तो हमारे को जो समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है, AP जो प्राप्त हो रही है, वो क्या प्राप्त हो रही है, 4, उसके बाद में 1, फिर -2, फिर -5। तो ये हमारे को समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर में क्या दे रखा है, चौथे नंबर में हमारे को दे रखा है A का मान दे रखा है -1, D का मान दे रखा है 1/2। अब A1 ही A के बराबर होता है, तो इसका मान कितना है, -1। उसके बाद में A2 यानी A प्लस D, तो A का मान तो कितना है, -1 प्लस D का मान कितना है, 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 किया तो ये भी 2 से गुणा होगा, तो -2 प्लस का 1 बराबर -2 और प्लस का 1, तो क्या आएगा, -1/2। फिर A3 का क्या होता है, A का मान कितना है, -1 प्लस 2 और D का मान कितना है, 1/2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि गुणा में है, तो क्या बचा, 1। इधर तो माइनस का 1 और इधर प्लस का 1, तो 1 और 1 प्लस का 1 माइनस का क्या हो गए, 0। फिर A4 बराबर क्या है, A प्लस 3D यानी 1/2 बराबर -1, फिर प्लस
ये कटेंगे नहीं, तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3/2। अब इसको हल करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा -2 + 3, तो -2 और +3 तो क्या आएगा +1/2। तो इस तरह से हमारे को श्रेणी के जो प्रथम 4 पद प्राप्त हुए वो कौन कौन से हैं, -1, फिर A2 -1/2, फिर A3 0, फिर A4 1/2। ये हमारे को समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं इसमें पाँचवें में क्या दे रखा है। देखो, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। पाँचवें में हमारे को क्या दे रखा है, A बराबर -1.25, ठीक है, D बराबर -0.25, तो A1 ही A के बराबर होता है। तो A के बराबर है और A का मान कितना दे रखा है -1.25। A2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, A का मतलब क्या दे रखा है -1.25 प्लस D, और D का कितना दे रखा है -0.25। अब देखो -1.25 प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा -0.25, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी 1.25 तो पहले से माइनस में है, अब 0.25 और आ गए तो कितना हो गया -1.50। ठीक है, इसके बाद में तीसरा देखते हैं। A का मान है 1.25 प्लस 2, D का मान कितना है -0.25 बराबर -1.25। अब ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का है, तो माइनस का और प्लस का जब गुणा होगा तो किस में आएगा माइनस में। कितना आएगा 25 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 50, 2 अंकों की इधर दशमलव होता यहाँ पर दशमलव, यानी 0.50। अब 1.25 तो माइनस में पहले से हैं और 0.50 और आ गए तो कितना हो जाएगा 0 और 5 कितने हो गए 5, 5 और 2 7, और 1 ये पहले से यानी 1.75 कितना आ जाएगा -1.75। ठीक है, इसके आगे चौथा निकालते हैं। -1.25 A का मान प्लस 3 -0.25 बराबर, ये तो -1.25 है, ये प्लस का ये माइनस का, यानी किस में आएगा माइनस में। 25 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 75। कितने अंकों से पहले दशमलव है 2 अंकों से पहले, तो 0.75 बराबर। अब ये देखो 1.25 और 0.75 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस यानी माइनस की संख्या बढ़ जाएगा। 5 5 10 असल की 1, 7 और 2 9, 1 10 असल की 1, और तो ये एक ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना प्राप्त हो जाता है 2 प्राप्त हो जाता है किसका माइनस का। तो हमारे पास जो AP बन रही है वो AP क्या बनती है, पहला क्या है -1.25, फिर -1.50 -1.75 -2। इस तरह से हमारे AP के ये प्रथम 4 पद प्राप्त हो जाते हैं। ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्न में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो हमारे पास पहली AP क्या है, तो हमारे पास पहली AP है 3 1 -1 -3। तो प्रथम पद यानी A1, AP किस रूप में A2, तो A1 का मान क्या है, A1 को अपन कौन सा पद कहते हैं प्रथम पद, यानी A बराबर कितना है 3, ये तो हो गया हमारा प्रथम पद। इसके बाद में यहाँ पर देखो A2 का मान कितना है 1, A3 का मान कितना है -1, A4 का मान कितना है -3। हमारे को क्या निकालना है सार्व अंतर,
यानी आगे वाले पद में से जैसे A2 में से A1 घटाएंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगा, सार्वंतर। A2 का मान कितना है 1, इसमें से कितना घटाएंगे हम A1 यानी 3। अब 1 में से 3 घटाए तो बड़ा कौन सा है, माइनस वाला पूर्णांक, तो माइनस का आएगा कितना 2। तो सार्वंतर इसमें हमारे क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3 और सार्व अंतर कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 2। ये है हमारा पहला। अब दूसरी एपी क्या है हमारे पास में, दूसरी एपी लिखी हुई है -5 -1 3 7। इसका प्रथम पद यानी ये वाला पद, प्रथम पद यानी A1 किसके बराबर होता है, A के बराबर, यानी कि -5। फिर क्या पूछा है, सार्व अंतर यानी A2 में से क्या घटा दो, A1। A2 का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का 1, इसमें से कितने घटाने हैं A1, यानी कि माइनस के 5 घटाएंगे तो माइनस के 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 5 और माइनस का 1 क्या बचा 4, यानी कि सार्व अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। बहुत आसान है ये प्रश्न। प्रथम पद ये दिख रहे हैं सारे, सार्व अंतर इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखते हैं तीसरा। तीसरी समांतर श्रेणी क्या दे रखी है हमारे को, 1/3 5/3 9/3 13/3 इस तरह चल रहा है। यहाँ पर A1 का मान किसके बराबर होता है, A के बराबर यानी प्रथम पद के बराबर, तो ये तो हो गया हमारा प्रथम पद कितना 1/3। फिर क्या निकालना है, सार्व अंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 1/3। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम कितना प्राप्त हो रहा है 3, तो 3 एकम 3 तो 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, तो कितना जाएगा 4/3। तो सार्व अंतर कितना आ गया 4/3। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न में क्या कर रखा है, 0.6 1.7 2.8 3.9। ये हमारे को क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। क्या पूछ रहा है, प्रथम पद यानी A1 किसके बराबर होता है, A के बराबर, तो ये कितना होता है 0.6। ये तो हो गया हमारा प्रथम पद। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, सार्व अंतर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 की जगह अपन क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 1.7 है, माइनस A1 का मान कितना है 0.6। तो 0.6 1.7 में से कितना घटा रहा है 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 घटाए तो 1.1 यानी 1.1। ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3।